नमस्कार, मैं प्रसन्नता वीडियो मास्टर एंड वीडियो ट्रेनर मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। आज मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आया हूँ, अटैक ऑन द किंग साइड। इट्स वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है। कोई भी प्लेयर, सबका एक ही एम होते हैं कि हम कैसे चेकमेट करें ओपोनेंट, और इसके लिए आपको बहुत सारे तरीका अप्लाई करना पड़ते हैं। ओपोनेंट के किंग साइड के स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ते हैं, आपके सारे पीसेस की कोऑर्डिनेशन एक साथ करके चेकमेट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। तो इसी के रिलेटेड आज मैं आपको किस तरीके से आप ओपोनेंट के किंग साइड में अटैक कर सकते हैं, इसी को एक कॉन्सेप्ट लेके, एक गेम लेके मैं आपके सामने आया हूं। यह गेम 1959 में हुआ था, एवरविक यूरी का। एंड इस गेम में एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक प्लानिंग थे कि किस तरीके से आप किंग साइड अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जैसे कि जब हम ऑपोजिट विंग में कैसलिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट कैसलिंग एंड लॉन्ग कैसलिंग, या फर्स्ट यू टेक लॉन्ग कैसलिंग, ओपोनेंट टेक शॉर्ट कैसलिंग। तो ऑपोजिट विंग में जब कैसलिंग होते तो एक इंटेंशन एकदम क्लियर हो जाते हैं कि आप ऑपोजिट विंग में अगर आप लॉन्ग कैसलिंग करते तो ऑपोजिट विंग में आप H4 G4 इस तरीके से आप ब्रेक लगा के ओपोनेंट की पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो किंग साइड में जो पॉन स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका मेन टारगेट होगा उस किंग तक पहुंचना। सेम अगर ओपोनेंट शॉर्ट कैसलिंग करते और आप लॉन्ग कैसलिंग करते तो ओपोनेंट के भी यही सेम आइडियाज होते हैं कि वो क्वीन साइड में पॉन ब्रेक थ्रू करे, क्वीन साइड में कोई पॉन सैक्रिफाइस करे, जैसे कि उसको ओपन फाइल मिले और उसी फाइल से आपके किंग तक पहुंचने की तरीका वो ढूंढते हैं। तो इसी के साथ रिलेटेड एक वेरी इंटरेस्टिंग गेम लेके मैं आपके सामने आया हूं, और इनमें से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से अटैक बिल्डअप किया जाता है। सो यूरी एवरविक इज व्हाइट, it plays C4, black played E6, D4, D5, NF3, NF6, and C3. But here black played knight B D7. So knight B D7, C6, bishop E7, कुछ भी यहाँ पे ओपनिंग में आप खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी जगह पे आप अपनी मूव्स खेल सकते हैं। बिशप E7 लाइक बिशप G5, C6, E3, आप इस तरीके करके भी आप अपना ओपनिंग चूजिंग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। Here black played knight B D7 and white take pawn into pawn. This queen's gambit declined and white exchange variations में जाना पसंद किया है, and pawn takes pawn, and white played bishop F4. So bishop F4 जो मूव है, ये मूव में एक वेरी सिंपल एक कॉन्सेप्ट इंडिकेट करते हैं कि व्हाइट में भी लॉन्ग कैसलिंग के लिए जाना पसंद करें, क्योंकि अगर आप बिशप को G5 रख के खेलते इस जगह पे, तो उसके बाद अगर आप इस तरीके से H3 और G4 लॉन्ग कैसलिंग करके अटैक करने की कोशिश करते, तो ये बिशप जो आपके G5 में होगा वो आपको अटैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते। बट बिशप F4 खेलने के बाद ये क्लियर है कि व्हाइट में भी लॉन्ग कैसलिंग करके H3 G4 करके फ्लैंक अटैक में करके अटैक कर सकते। बट डिसीजन व्हाइट के ऊपर है कि व्हाइट शॉर्ट कैसलिंग करना चाहते हैं, व्हाइट लॉन्ग कैसलिंग करना चाहते हैं, इट डिपेंड की पोजीशंस के ऊपर। ब्लैक प्लेड C6, व्हाइट प्लेड E3, बिशप E7, क्वीन C2, शॉर्ट कैसलिंग, बिशप D3। व्हाइट ने दोनों ऑप्शंस रखे, लॉन्ग कैसलिंग के ऑप्शन एंड शॉर्ट कैसलिंग के ऑप्शन। समटाइम हम इस तरीके से हम खेलते हैं, जैसे कि ओपोनेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि मे बी आई गो फॉर शॉर्ट कैसलिंग, मे बी लॉन्ग कैसलिंग, या समटाइम ये भी हो सकता है कि मैं तो इधर वेट करता हूँ, किंग को E1 पे रख के हम सेंटर में रख के भी थोड़ा खेल सकते हैं। बट अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली आपकी किंग सेफ्टी के बारे में आपको सोचना है, बट डिसीजन है कि आप लॉन्ग कैसलिंग करके खेलेंगे या शॉर्ट कैसलिंग करके।
सो यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है इस पोजीशन पे कि व्हाइट लॉन्ग कैसलिंग करके ही अटैक बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्लैक प्लेट रूक E8, व्हाइट प्ले H3 एंड ब्लैक प्लेट नाइट F8। नाइट F8 जो मूव है बेसिकली वो H7 पॉन को तो डिपेंड करके रखते, जैसे कि ये नाइट फ्री हो, वो आगे जा सके, क्योंकि क्वीन और बिशप के एक बैटरी लगे हुए जो H7 पे ऑलवेज अटैक करके रखा हुआ है। सो ये नाइट F8 ऑलवेज इस H7 पॉन को ऑलवेज डिफेंड करके रखेगा, और ये नाइट फ्री है, ये नाइट किसी भी तरीके से जा सकते हैं। ब्लैक समहाउ ब्लैक C5 ऐसे प्लान करके खेल सकते हैं, B5 A5 या बिशप E6 रुक C8 इस तरीके से प्लान करके खेल सकते हैं, और ये नाइट को फ्री करके खेल सकते हैं। तो ये जो एक अटैक बिल्डअप करके रखा है व्हाइट, क्वीन और बिशप की जो बैटरी H7 पे, तो बोल सकते हैं परमानेंट वीकनेस है H7। और नाइट F8, जो नाइट F8 जो मूव है वो ऑलवेज इस पॉन को डिफेंड रखते हैं, ब्लैक ऑलवेज इक्वल फॉर दिस वन। एंड व्हाइट टेक लॉन्ग कैसल। नाउ क्लियर पिक्चर एकदम क्लियर है। आप बोल सकते हैं कि अभी जो ब्लैक पहले से सोच के रखा था कि बिशप F4 जो मूव है उसमें व्हाइट में भी लॉन्ग कैसलिंग कर सकते हैं, वहां पे एक ऑप्शन था शॉर्ट कैसलिंग एंड लॉन्ग कैसलिंग का। लेकिन अभी लॉन्ग कैसलिंग करने के बाद ये क्लियर हो गया कि व्हाइट का नेक्स्ट आइडिया होगा अटैक ऑन द किंग साइड, और जो किंग साइड का जो अटैक है वो बेसिकली वो अटैक इस एरिया से होगा G4 H4। वो कोशिश करेगा कि ये जो पॉन्स है, जो पॉन स्ट्रो में किंग के सामने जो पॉन जो किंग का मेन डिफेंडर है, कैसलिंग करने के बाद इस पॉन को तोड़ने का ये स्ट्रक्चर, अगर ये पॉन टूट जाते हैं तो ऑब्वियसली किंग अकेला होगा और इसमें अटैक करने के लिए अपना पीसेस को लेके जा सकते हैं। और व्हाइट ऑलवेज ये भी चाहेगा कि यहां से एक्सचेंज होने के बाद ये एक कोई फाइल ओपन हो जाए किंग तक पहुंचने के लिए। तो व्हाइट का जैसे कि ये तरीका है गेम को आगे बढ़ाने का, सेम ब्लैक के भी है। ऑपोजिट विंग कैसलिंग करने के बाद दोनों तरफ से ये अटैक बिल्डअप हो सकता है। ब्लैक भी इसी एरिया से, ब्लैक के भी अभी प्लान होगा B5 A5 या C5। ब्लैक ऑलवेज ट्राई करेगा कि इस साइड से सेम आइडिया कि इन पॉन स्ट्रक्चर्स के ऊपर खेले, इनको तोड़े, यहां से कोई ओपन फाइल मिल जाए B फाइल से, C फाइल से, क्वीन A5 भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर के आइडिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है टाइमिंग्स मीन्स कौन सबसे पहले अटैक बिल्डअप कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है कि आप भी अटैक बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन जो प्लेयर सबसे पहले ये अटैक बिल्डअप कर लेगा उसी का ही चांसेस बढ़ जाएगा, उसकी विनिंग चांसेस बढ़ सकता है, उसका एडवांटेज बढ़ जाता है। सो टाइमिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी तरीके से ऐसी जगह पे आपको वीक मूव नहीं खेल सकते, तो टाइम यहाँ पे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब स्लो नहीं खेल सकते, ये ओपोनेंट का अटैक बिल्डअप हो जाए। तो ब्लैक को अभी जो डिसीजन लेना था इस जगह पे, वो डिसीजन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ब्लैक क्वीन साइड खेलना चाहेगा, बट क्वीन साइड में ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि A5 का एक ऑप्शन, B5 का एक ऑप्शन, या इन फ्यूचर आप C पॉन को पुश करने के बारे में सोच सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस ब्लैक के पास है, तो ब्लैक को करना क्या चाहिए? B4 B5 देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आइडिया B5 A5 B4, बट इस जगह पे जो बेस्ट प्लान होना चाहिए, वो बेस्ट प्लान होना चाहिए कि आपको C पॉन के साथ D पॉन का एक्सचेंज करना, मतलब C फाइल को ओपन करना, क्योंकि किंग इसी लाइन पे है। ऑब्वियसली किंग इस फाइल से B1 तक चला जाएगा, लेकिन अगर आप C फाइल को ओपन करके खेल सकते हैं तो आपकी गेम थोड़ा और स्ट्रांग होगा, क्योंकि एक ओपन फाइल मिलेंगे आपको किंग साइड तक, किंग को एंट्री करने के लिए, किंग को कैच करने के लिए एक ओपन फाइल की बहुत जरूरी है, और ओपन फाइल आपके पास सी फाइल आप बहुत इजीली ले सकते हैं। जैसे कि आपका आइडिया होना चाहिए कि आप बिशप E6 रखें, रुक C8 करके एक C5 का प्लान करके इसी फाइल से ही आपको गेम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आप जब C5 करने जाएंगे तो आपका जो D वाला जो पॉन है वो D5 वाला पॉन ये IQP बन सकते हैं, मींस आइसोलेटेड क्वीन पॉन। बट यहाँ पे आइसोलेटेड पॉन बनने के बाद भी
यहाँ पे ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लैक के सारे पीसेस क्वीन साइड में और मतलब ओपोनेंट के किंग साइड में मैन्यूवरिंग कर रहे हैं। तो ये D5 जो वीकनेस है वो D5 वीकनेस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब ये बेटर ऑप्शन थे कि आप जल्दी क्विक आप ओपोनेंट की किंग साइड तक पहुंचने का। लेकिन ब्लैक प्लेट B5, सो ये B5 देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन E5 B5 इतनी सॉलिड नहीं है क्योंकि आप B5 करके आप B4 भी अगर आप करने चाहते हैं तो नाइट A4 जाके ये ब्लॉकेटिंग का काम करेगा और ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आप जब B5 किया तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट A5 भी करना है और A4 भी स्टॉप करना है, उसके बाद आप B5 वाला प्लान B4 वाला प्लान ज्यादा सक्सेस होगा। लेकिन आफ्टर B5 करने के बाद ये C6 वाला जो पॉन है वो भी पॉन थोड़ा सा वीकनेस है, तो ओपोनेंट इसी को ऊपर बेस करके भी थोड़ा गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे सिचुएशन पे कभी कभी मिस्टेक करते, जैसे कि जो बिगिनर्स प्लेयर्स है, जो इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स है, वो समटाइम्स जो उसकी प्लान है वो प्लानिंग से हट जाते हैं। मतलब समटाइम जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो ओपोनेंट की माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से फ्लैग अटैक करते, B5 टाइप के मूव्स खेलते कि आपकी माइंड इस एरिया से जो आपकी प्लान थे G5 G4 करके खेलना उस जगह से हट गए, कि आपको फोकस करने के लिए बाउंड कर रहे हैं कि आप इसी जगह पे देखिए और इस जगह पे अगर आप इस तरीके से कोई स्टॉप वाले मूव्स खेलना चाहते, जैसे कि मैं प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते कि मैं इस बॉल को थोड़ा प्रिवेंट करूं या ऐसे कोई मूव्स आप अगर खेलते तो ये आपकी वीकनेस और ज्यादा इसमें क्रिएट होता है। जो ऑलवेज ब्लैक चाहेगा, ओपोनेंट चाहेगा कि आप इसी एरिया पे ही खेलो क्योंकि इस एरिया पे ही ब्लैक के पास, इस एरिया पे ही बेसिकली ब्लैक के पास प्लस है। तो ब्लैक चाहेगा कि इस एरिया पे आपकी गेम जितना चलेगा इतना ब्लैक इज हैप्पी। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, हमें जरूरत पड़े तो ओपोनेंट को और एडवांस होने के लिए देना चाहिए, हमें ऑपोजिट विंग में अटैक करना चाहिए जैसे कि ओपोनेंट को लगे, ओपोनेंट की माइंड भी डाइवर्ट हो और ओपोनेंट ऑपोजिट विंग में अपना गेम को खेलने के लिए बाउंड किया जाए। तो यहाँ पे आफ्टर B5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट प्लेड नाइट E5 to centralize the knight. This knight is very very strong. ये knight अभी C6 में अटैक भी कर रहे हैं, साथ में ये नाइट इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स बेसिकली B7 F7 ऐसे जगह पे अपनी नाइट की जो कैप्चरिंग करके रखा है। यहाँ पे कभी भी वो नाइट इनटू F7 वाले प्लान कर सकते हैं। और मैंने पहले बोला कि नाइट सेंट्रलाइजेशन नाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक ए टेनिस प्लेयर मिडिल ऑफ द कोर्ट, जो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ से खेल सकते। तो ऐसे नाइट्स जब सेंट्रलाइज्ड होके बैठते तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आप कोशिश करना है आपको कि इस नाइट के साथ अपना दूसरा पीसेस के एक्सचेंज हो जाए, उस नाइट को हम बैठने नहीं देते। यहाँ पे C6 में ब्लैक प्लेड बिशप B7, बट मुझे लग रहा है कि बिशप B7 से ब्लैक को बेटर होना चाहिए कि ब्लैक प्लेड क्वीन B6, क्वीन को B6 रख के ब्लैक को नाइट D7 करके इस नाइट के साथ एक्सचेंज कर देना चाहिए। G4 G5 H4 ये टाइम लगेगा ओपोनेंट को आने में, इन दैट टाइम नाइट से नाइट एक्सचेंज करके फिर वो इसी एरिया पे उसको खेलना चाहिए। बट ब्लैक प्लेड बिशप B7, अब ये जो बिशप वो अभी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि जब ये C4 होगा C5 होगा तब ये बिशप अच्छा खेल सकते हैं, बट अभी ये बिशप बैड है क्योंकि वो अभी इसके पास स्पेस नहीं है। तो व्हाइट इसका पूरा फायदा उठाया एंड व्हाइट प्लेड G4। व्हाइट स्टार्ट G4, आइडिया में भी G5, बट G5 में नाइट H5 आ सकते हैं एंड ब्लैक ये श्योर है कि जो क्वीन और बिशप की जो बैटरी है वो H7 में कभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके नाइट एफिट बैठे हुए। समटाइम्स हम ऐसे सोच के हम उसकी कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, हमें लगते हैं कि वो तो कभी मार नहीं सकता क्योंकि मेरे नाइट बैठे हुए, लेकिन आपको एज पर रूल्स ऑलवेज आपको ऑल टाइप्स ऑफ चेक्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैप्चरिंग आपको ध्यान रखना है। हो सकता है जो अभी ये चीज नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है इसी को सामने रख के ओपोनेंट अपना प्लान बनाए। सो G5 ब्लैक को अभी भी इस जगह पे नाइट D7 रख के उसके साथ एक्सचेंज कर देना चाहिए, नाइट इनटू E5 के साथ एक्सचेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ब्लैक को लगा कि
ये अटैक जो अभी G4, G5, H4 टाइम लगेगा, उसके पहले ब्लैक अपना शुरू कर दिया A5 as per same idea. Black play the A4 in the next move and next he play B5, B3. वो चाहेगा यहाँ पे दोनों पॉन भी अगर चले जाते, एक्सचेंजेस हो जाते इन पॉन्स के साथ, किसी भी एक पॉन के साथ, तो ये सारे फाइल ओपन है जहां से अपना रूक्स दोनों लेके अटैक कर सकते, क्वीन भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते बोर्ड में. इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ब्लैक ऑब्वियसली अपनी पोजिशन को लेके वेरी हैप्पी है कि ये पोजिशन पे गुड पोजिशन. तो व्हाइट रुक डी G1 कोई भी अटैक बिल्डअप करने के पहले, जैसे ये पॉन पुश करने के पहले बेटर ऑप्शन कि आप अपनी सारे पीसेस को उसी साइड में कन्वर्ट कीजिए. अब ये रुक, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि रुक G1 D वाला क्यों, व्हाई नॉट रुक G1. मैं ये रुक ऑब्वियसली जो एज वाला रुक है अभी यहाँ पे इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे. रुक के पास बहुत सारे D1 रुक के पास बहुत सारे स्क्वायर्स थे, तो रुक G1 क्यों, क्योंकि आप जब ये अटैक बिल्डअप करना चाह रहे इस फाइल से जब, तो ये एज पॉन भी आपको जरूरत पड़ेगा, और जब ये पॉन आगे बढ़ेंगे तो रुक पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे. अगर आप ये रुक लाते हैं यहाँ पे, तो ये रुक यहाँ पे स्पेशली कोई वर्क नहीं कर रहा है. इसलिए इज चूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से रुक को हमें लाना है G1 स्क्वायर पे. यहाँ पे क्लियर है कि G5 H4 इस तरीके से आप किंग साइड अटैक बिल्डअप करना चाहते, तो आपको रुक G1 इज द बेस्ट. So opponent played A4. This is the final position जहां पे ओपोनेंट ने A4 खेला, और इसके बाद से गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार हो गया, क्योंकि ब्लैक को लग रहा है कि ये पोजीशन ब्लैक सक्सेस हो गए और ब्लैक हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे कोई अटैक बिल्डअप नहीं हो रहा है. एंड नेक्स्ट मूव ब्लैक प्ले B4. जो मैं टाइमिंग्स के बारे में बोल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसे मूव्स खेलते हैं, नॉर्मल अगर आप H4 टाइप के प्लान करते तो आपका जो प्लान है वो बहुत स्लो होने वाला है, क्योंकि H4, H5, G4 इस बहुत स्लो है. और ओपोनेंट क्या, ऑलरेडी ओपोनेंट A4 तक अपना जो गोल था उसने वही ऑब्वियसली वो वहां तक चले गए. और अब नेक्स्ट मूव ओपोनेंट प्ले B4. ओपोनेंट का B4 आने के बाद एंड नेक्स्ट मूव B3. ये सब जो मूव्स अभी आने वाले हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इस जगह पे संभल सकते, बट स्ट्रक्चरेबल जो प्लान चल रहे थे कि अटैक ऑन द किंग साइड, कौन सबसे पहले अटैक कर सकते, पहले ही बोला था अटैक जो प्लेयर सबसे पहले अटैक बिल्डअप कर सकते उसका चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं विनिंग के लिए. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाइट को इमीडिएटली कुछ करना पड़े. अगर व्हाइट इमीडिएटली कुछ नहीं करेगा इस सिचुएशन पे, तो ब्लैक अपनी प्लानिंग पे सक्सेस हो जाए. तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको लगता है कि अटैक बिल्डअप करते हुए या ओपोनेंट की पॉन स्ट्रक्चर को, ये जो पॉन स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ने के लिए अगर आपको कोई भी सैक्रिफाइस भी करना पड़ते बाई चांस, और वो अटैक अगर आपका इंप्रूव हो सकते हैं, तो आप उसमें बिना डरे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपकी अटैक रुकना नहीं चाहिए. तो व्हाइट और एक चीज देख रहे हैं कि जो B7 वाले जो बिशप है वो स्टिल नाउ बैट, और वो बिशप किंग साइड में कभी अभी ज्वाइन नहीं कर सकता. मतलब अगर आप कोई पीस सैक्रिफाइस भी करते हैं, मान लीजिए बिशप के बदले में आपको एक पॉन मिला, तो ये नो कि आप पीस डाउन हो इस जगह पे. लेकिन जब पीसेस एक्सचेंजेस होगा, आपकी जैसी हैवी पीसेस एक्सचेंज हो जाएगा, जब वो अटैक स्टॉप हो जाएगा, तो इन दैट केस वो बिशप जो एक्स्ट्रा पीस ओपोनेंट के पास है वो विन देगा. बट अगर आपकी सैक्रिफाइस करने के बाद या कोई किंग से ब्रेक करने के बाद अगर आपके सारे पीस डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं, और अगर ओपोनेंट का वो पीस जो एक्स्ट्रा पीस है वो अगर ब्लैक को अपनी किंग साइड में हेल्प नहीं कर पाए, तो इन दैट केस तो आप बोल सकते हैं बोर्ड में कि पीस आप होने के बाद भी वो पीस बोर्ड में नहीं है. सो ये B7 जो पॉन है, बिशप है बेसिकली, उसको सामने रखी, ये बिशप थोड़ा बैड है, तो व्हाइट प्लेड फर्स्ट ऑफ G5.
and black played knight h5. अगर ब्लैक प्लेड नाइट h5, अगर ब्लैक नाइट d7 खेलते हैं तब भी वेरी इंटरेस्टिंग गेम हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही टारगेट है, किस तरीके से ऑपोनेंट को किंग साइड खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी पीसेस किंग साइड में है। सो बिशप इनटू h7 एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है, नाइट क्रॉस h7 एंड देन यू प्ले अगेन g6। तो आप देख सकते हैं आपका रुक g1 अभी ओपन होने जा रहे हैं। क्वीन ऑलरेडी c2 में g6 में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए, नाइट e5 स्ट्रांग बैठे हुए, बिशप f4 स्ट्रांग बैठे हुए, और इस जगह पे हम देख सकते हैं एक पीस अप डाउन हो, लेकिन वो जो b7 वाले बिशप है वो वहां पे कोई वर्क नहीं कर रहे। और अगर आप यहाँ पे पॉन इंटू पॉन करके खेलते तो ऑब्वियसली क्वीन इंटू पॉन के बाद ये पोजीशन पे क्लियर कट आप बोल सकते हैं कि ये पोजीशन क्लियर कट विनिंग हो गया व्हाइट के। अगर आप यहाँ पे नाइट क्रॉस, अगर आप नाइट क्रॉस e5 भी मारते तो आप एक तो आप पॉन इंटू नाइट मार के भी खेल सकते हैं, सिंपल पॉन इंटू नाइट मार के आप गेम को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा आप बिशप इंटू e5 मार के खेल सकते हैं। आप उस अटैक को अभी भी मेंटेन रखा है। एंड ओपन पे नाइट f6 लाइक दैट, नाइट f6 करके अगर डिफेंड करके खेलना चाहते तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा कोई अटैक बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो आप इस जगह पे आप अपना प्लान वाइज h5 h4 की प्लान कर सकते हैं। सो maybe opponent play b4, then pawn into pawn, king into pawn, queen g6 check, king e6 and knight e2। अगर हम इस पोजीशंस को भी देखते हैं, ये पोजीशन पीस डाउन है बट क्लियर कट विनिंग पोजीशन व्हाइट के पास है, क्योंकि नाइट f4 आ रहे हैं, क्वीन इंटू g7 जा रहे हैं। बोर्ड में ऐसे कुछ खास कुछ नहीं है बोर्ड में। अगर आप देखते हैं कि रुक g8 करके अगर तो डिफेंड करके खेल रहे हैं उसको, देन ऑब्वियसली नाइट चेक, नाइट f4 चेक, किंग e7, क्वीन f5 चेक, किंग e8। सो आप इंटू बिशप इंटू f6, क्योंकि आप पॉन इंटू f6 नहीं मार सकते, पॉन इंटू f6 के बाद रुक g8, तो बिशप इंटू f6, बिशप इंटू f6 एंड क्वीन e6। आप देखिए ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे थ्रेड्स मिल जाएंगे जहां से आप इजीली इस गेम को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि जो किंग की पोजीशन है वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस ब्यूटीफुल टैक्टिस इस जगह पे अगर ओपोनेंट नाइट b7 करके खेलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्लान यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो नाइट d7 बहुत लेट हो गया, जब पॉन g4 में था तब नाइट d7 ठीक थे, बट जब g5 आ गया तो इन दैट केस नाइट d7 यहाँ पे ठीक नहीं है, थोड़ा लेट हो गया। सो ओपोनेंट को यहाँ पे खेलना पड़ेगा नाइट h5। ओपोनेंट जो खेला है नाइट h5, बेसिकली जो मेन गेम पे नाइट h5 हुआ है, बट अभी गेम थोड़ा लेट हो गया। व्हाइट की जो जी वाला पॉन है वेरी वेरी डेंजरस, वो रेडी है किंग साइड को पॉन स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए सही टाइम। और रुक g1 इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आपको फाइनली ये g6 करना है, और इसके लिए बिशप क्रॉस h7 एंड नाइट क्रॉस h7 एंड अगेन गो फॉर g6। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अटैक है, इस साइड में जो अटैक था वो अटैक स्टॉप हो गया। ऑपोनेंट को कंटिन्यूअसली खेलना पड़ रहा है इसी एरिया पे, क्योंकि किंग साइड में कंटिन्यूअसली अटैक चल रहा है। सो पॉन इनटू पॉन ये मार के आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं मार के खेलते, अगर रुक f8 रख के खेलते, तो इस जगह पे अगर आप सोचते हैं कि पॉन इनटू पॉन इनटू नाइट मार के खेलूंगा, तो ऑब्वियसली पॉन इनटू नाइट में किंग h1 ये जो पॉन है वो ब्लैक को हेल्प कर रहा है। हमारा पॉन, व्हाइट का पॉन ब्लैक का मेन डिफेंडर है। सो इस जगह पे आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं, पॉन इनटू पॉन, रुक इनटू रुक, नाइट इनटू रुक, और आप किंग से नहीं मार सकते। किंग से मारने के बाद क्वीन c3 चेक, क्वीन h5 ऑब्वियसली क्लियरली बेटर पोजीशन। सो यहाँ पे ओपोनेंट को मारना पड़ेगा पॉन इनटू पॉन एंड व्हाइट टेक क्वीन इनटू g6। सो सेम आइडिया, और नाउ क्वीन इनटू h5 है, एंड ओपोनेंट यहाँ पे g7, इस नाइट को बैक नहीं कर सकते, क्वीन g7 चेकमेट है। सो ओपोनेंट प्ले दिस पोजीशन नाइट h/f6। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन जो थोड़ी देर पहले जो लग रहा है कि ब्लैक बहुत अच्छा अटैक बिल्डअप कर रहे हैं, बट अभी आप देख सकते हैं व्हाइट के पीस वेरी स्ट्रॉन्ग, सारे पीस ज्वाइन कर लिया, नाइट ज्वाइन किया, बिशप ज्वाइन किया, रुक g1।
ऑब्वियसली आपके यहाँ पे सारे पीसेस बहुत एक्टिव है। क्वीन G3 वेरी स्ट्रॉन्ग है, और हम देख सकते हैं इस जगह पे नाइट C3 एंड रुक H1 अभी हमारे प्ले में नहीं है, बट नाइट C3 रुक H1 प्ले में नहीं है, बट ओपोनेंट की जो किंग साइड में जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पीस हैवी पीस जो क्वीन, वो G6 में चले जाने के बाद लॉट्स ऑफ वीकनेस, जैसे कि F7 एक वीकनेस है, एक F7 में एक वीकनेस है जहां पे आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी वे पे ओपोनेंट का मेन डिफेंडर है ओनली दिस पॉन G7 पॉन। अगर हम देखते हैं तो ओपोनेंट का मेन डिफेंडर से एक G7 पॉन के इसके आसपास की जो दो पॉन्स है H7 एंड F7, इन दोनों पॉन्स चले गए तो G7 ओनली वन जो किंग को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम देख सकते हैं कि जो पिच डाउन है अभी इस जगह पे व्हाइट एक पिच डाउन है, बट उस पिच के बदले में ये जो बिशप है वो बिशप अभी बोर्ड में कोई वर्क नहीं कर रहा है। दैट्स मीन जो पिच डाउन है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस जगह पे। तो यहाँ पे दूसरा चीज हम देखना चाहते हैं, तो ये जो A8 वाला रुक है वो तो बोर्ड में है, लेकिन वो भी किसी भी तरीके से इसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, डिफेंड नहीं कर पा रहे, आ नहीं पा रहे इस जगह पे। तो ये रुक भी एक वेरी बैड पीस है। तो इसका मतलब है अगर हम उसी वे पे सोचते हैं तो अगर हमें और एक रुक भी सैक्रिफाइस करता हूँ इन फ्यूचर, हम मान सकते हैं रुक अगर हम सैक्रिफाइस भी करते हैं तो एक दो पीस हम डाउन होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि ये दो पीस स्टिल नाउ अपनी घर में है जो अभी भी गेम पे आया नहीं है। तो हम दोबारा सोच सकते हैं इसके बारे में, इस तरीके से कोई पीस सैक्रिफाइस करके क्या मैं ओपोनेंट की किंग साइड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, किंग को कैच कर सकता हूँ। यानी ऑब्वियसली यहाँ पे एक चांस है क्वीन F7 check, king H8, or is the perfect time you sacrifice the rook into G7. So rook cross G7, हमने अपना दूसरा रुक भी दे दिया, व्हाइट ने अपना दूसरा रुक भी दे दिया, नाइट क्रॉस G7 एंड अब रुक H1 जो हमारा वर्स्ट पीस थे जो हमारा प्ले नहीं कर रहे थे उसी को हम प्ले में लेके आए। रुक G1 सेम थ्रेट, रुक एंड क्वीन की कोऑर्डिनेशन पे क्वीन चेक। हम अभी देख सकते हैं ये दोनों पीस जो दो पीस हम डाउन है, इन दोनों पीस यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से ब्लैक को हेल्प नहीं कर पा रहे। और अगर हम यहाँ पे देखते कि रुक G8 अगर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो वेरी सिंपल नाइट चेक, किंग कम हियर H7 और नाइट क्रॉस E7 के बाद ये नाइट एंड क्वीन F6, रुक नहीं हट सकते। ये जो रुक यहाँ पे सारे पीस अटैकिंग में क्लियर कट विनिंग पोजीशन, ये जो किंग इज वेरी बैड सिचुएशन पे, तो ये भी हमारे ब्लैक व्हाइट के लिए विन है। एंड अगर इस जगह पे ओपोनेंट अगर नाइट लाइक दैट नाइट H5 खेलते हैं एंड क्योंकि आप इसमें नाइट G वाला H5 नहीं खेल सकते, यहाँ पे नाइट G6 स्टैकमेट है। सो अगर आप इस नाइट को ऐसे लगा के जो गेम पे हुआ है, अगर नाइट H5 डिफेंड करने के लिए खेले तो आप देख सकते हैं कि ये जो किंग है इस किंग के सामने ये सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स बंद है, किंग अकेला है और किंग के सामने ये सारे वीकनेस है। ये 1 वीकनेस 2 वीकनेस, जो ये सारे वीकनेस है हम देख सकते हैं ये सारे वीकनेस है जहां पे हम इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ चेक दे सकते हैं, नाइट F6 चेक दे, नाइट G6 चेक लग रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो किंग जब अकेला होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होता है किस तरीके से आप मेटिंग नेट बनाए यह जगह पे, और वेरी सिंपल मेटिंग नेट इज रुक सिंपल रुक G6 एंड क्लियर रुक H6 इन द नेक्स्ट मूव। आप उस मेट को नहीं बचा सकते हैं और बचाने के लिए आपको हैवी पीस देना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं दो पीस डाउन होने के बाद भी दो पीस डाउन होने के बाद वो जो दो पीस है बिशप एंड रुक, वो दोनों अभी भी क्वीन साइड में है, वो आके किंग साइड में सेव नहीं कर सकते। तो वहां पे दो पीस जो हमने बोर्ड के बाहर हमारी दो पीस है, वे दो पीस डाउन, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि बोर्ड में क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बोर्ड में जो पीसेस रहेगा वो दोनों पीस वर्सलेस को कुछ काम नहीं कर रहा है। And white key piece is very strong. So black had only one move, queen D6. And the game is finished. Rook into D6, bishop into D6. Simple. Knight check. The king H7, and you take bishop into D6. And यहाँ पे already
फुल्ली विन हो गया आपका। यहाँ पे किंग्स वेरी बैड सिचुएशन, सारे अटैक ऑलरेडी कमजोर हो गया। नाइट F8 एंड रुक इनटू F8, बिशप इनटू F8। अगर आप ऐसे रख के खेलते हैं, रुक F6 एंड क्वीन E7। क्वीन E7 वेरी सिंपल, क्योंकि ये नेक्स्ट थ्रेट क्वीन इनटू बिशप है। बिशप इनटू नाइट मारने के बाद इस नाइट के सपोर्ट हटेगा तो F6 अटैक एंड क्लियर कट विनिंग पोजीशन एंड ब्लैक डिजाइन। सो इंपॉर्टेंट है इस गेम पे थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पोजीशन पे। हम बोल सकते हैं इस गेम को देखने के बाद हमें तीन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑपोजिट विंग में जब कैसलिंग होते हैं तो टारगेट क्लियर होता है कि हम ऐसे फ्लैंक अटैक G4 H4 इस तरीके से करके हम ओपोनेंट के किंग साइड में अटैक करने के लिए हमें तैयारी करना है। और हमें देखना है कि किसी भी तरीके से ओपोनेंट का जो पॉन स्ट्रक्चर्स है, जो किंग के सामने तीन जो मेन पॉन्स होते हैं, जो किंग का डिफेंडर है, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। और इसके कारण मतलब ओपोनेंट का किंग बहुत वीक हो जाएगा। और इसी में भी हम चाहेंगे कि उस एरिया पे हमारे कोई ओपन फाइल मिल जाए, और ओपन फाइल मिले तो फिर हम सारे पीसेस को उसी जगह पे कन्वर्ट करके हम किंग तक अपनी जो अटैक वो हम बिल्ड अप कर सकते हैं। सो नंबर 1। नंबर 2 हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन स्पीड। स्पीड मीन्स हम बोल सकते हैं टाइमिंग्स। मतलब जब हम दोनों तरफ से अटैक बिल्डअप कर रहे हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि सही टाइम पे अगर मैं अटैक बिल्डअप कर पाऊंगा तो एडवांटेज हमारे पास आएंगे। जब भी आप इस तरीके से अटैक बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो टाइमिंग्स है उसको जरूर आपको पढ़ना है, समझना है कि कौन सबसे पहले अटैक बिल्डअप कर सकता है। आप देख रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग कैसलिंग करने के बाद ओपोनेंट आपसे पहले अटैक में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस जगह पे आप शॉर्ट कैसलिंग करके आप अपना गेम को कंटिन्यू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप बिना काउंट किए अगर आपको लग रहा है कि मैं लॉन्ग कैसलिंग करके मैं आराम से जाके मैं ओपोनेंट के किंग साइड में अटैक करूंगा तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग सही ना हो और उसी टाइम पे ओपोनेंट आपको अटैक करके आपकी किंग साइड की पॉन स्ट्रक्चर खराब कर हो सकता है। आपने लॉन्ग कैसलिंग करके ओपोनेंट को और ज्यादा आपने हेल्प कर दी। इज द सेकंड थिंग। एंड नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, जब आप अटैक बिल्डअप कर रहे हो तो अब को अगर लग रहा है कि यहाँ पे पीस सैक्रिफाइस करके ओपोनेंट की किंग साइड को तोड़ सकते हैं एंड उसके स्ट्रक्चर खराब कर सकते हैं, तो आपको लग रहा है तो आप बेशक जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो पीस एक्स्ट्रा पीस रह जाता है ओपोनेंट का, मतलब आप एक पीस सैक्रिफाइस करने के बाद वो एक्स्ट्रा पीस रह जाते हैं, तो जैसे कि B7 वाला बेशक जरूरी नहीं कि ऑलवेज वो पीस बहुत अच्छा खेलेगा। अगर आपको लग रहा है कि वो पीस ऑपोजिट विंग में है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप बिना सोचे बिना देखे मतलब माइंड सेट करके आप अपना सैक्रिफाइस करके ऑपोजिट विंग में आप खेल सकते हैं। क्योंकि वो पीस बोर्ड में होने के बाद भी वो पीस नहीं है, बोल सकते वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ओपोनेंट अपनी डिफेंस के लिए हेल्प नहीं कर रहे। तो उस जगह पे हमें फुल्ली फोकस रखना है कि किस तरीके से हमें उस किंग को पकड़ने के लिए, अटैक करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स ओपोनेंट की तोड़। ये 3 लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अटैक बिल्डअप कर सकते हैं, किंग को किस तरीके से अटैक किया जाता है। होप कि आपको एक आइडियाज मिला इस गेम से, एक स्टाइल मिला। मैं और भी ऐसे गेम्स आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा कि और भी बहुत तरीका होता है किंग साइड में अटैक बिल्डअप करने का। वन ऑफ द बेस्ट वे जहां पे आप ओपोनेंट की किंग साइड में जो हम लोग ऑपोजिट विंग में कैसलिंग करने के बाद जो गेम होता है, तो इस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जहां पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से अटैक बिल्डअप किया जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग्स। वो जरूर आप ध्यान रखिएगा कि सही टाइम पे अगर आप वो अटैक बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो वो अटैक खुद आपके ऊपर भी आ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ एंड आपको आपके साथ शेयर किया हूँ। और अगर आपको अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आपके जो भी आप लोग के कुछ क्वेश्चंस है इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको है तो आप उसमें क्वेश्चन कीजिएगा, वहां पे लिखिएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे और कुछ नया चीज आपने देखा होगा या कोई मिसिंग क्या मैंने या एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं आपको जानने की कुछ भी। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक में आप लोग को लगता है कि उसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए तो आप वो भी आप लिख के दे सकते हैं। और इसलिए मैं इसमें भी कोशिश करूंगा आप लोग के साथ शेयर करने का। एंड
जो आप जब लिखेंगे ऑब्वियसली मैं इसका जवाब भी हम लोग देंगे आपको। आई होप कि आप सब इस गेम्स को देखने के बाद कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच।